आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड मेनली 4 प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करती है। पहला, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनली सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स ये प्रोवाइड करती है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 270 से ऊपर डीलर्स है, 70 से ऊपर कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। अगर हम इनकी टॉप लाइन जाके देखेंगे, 66% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट की तरफ से आता है, जो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीओ ओपन होगा 30th ऑफ अगस्त को, क्लोज होगा 1st ऑफ सितंबर को, 6th ऑफ अगस्त को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 7th को स्टार्ट हो जाएगा रिफंड, 8th ऑफ सितंबर को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग की डेट है 11th ऑफ सितंबर। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में आपको 34 शेयर्स की अप्लाई करना पड़ेगा, जो एक लॉट बन जाएगा 14,994 रुपीस का। HNI स्मॉल कैटेगरी के लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और HNI बड़ी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 80.67% की एंड आईपीओ के बाद रह जाएगी 70.68% का। टोटल आईपीओ का साइज 490 करोड़ का ही है, पर सबसे बड़ा इशू इस आईपीओ का यह है सिर्फ 75 करोड़ है फ्रेश इशू, बाकी सारा है ओएफएस, मतलब बाकी 400 करोड़ के ऊपर का एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेच के जा रहे हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 418 से लेके 441 का प्राइस बैंड है। या तो हमें रिटेल कैटेगरी में यूज करना है कट ऑफ प्राइस, और अगर हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 441 का प्राइस हमें टाइप करना पड़ेगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 50% शेयर्स रहेंगे क्यूआईबी के लिए, 15% रहेंगे एचएनआई कैटेगरी के लिए एंड बैलेंस 35% रहने वाले हैं रिटेल कैटेगरी के लिए। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें और फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें, टोटल एसेट्स 511 करोड़ थे 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 648 करोड़ में पहुंच गए 2023 तक। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट भी ओके रही है, 400 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 480 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 35 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 49 करोड़ का एंड 2023 में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 49 करोड़ का। यहां पे हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। बोरिंग्स एट द सेम टाइम यहां पे बढ़ रही है, 91 करोड़ थी 2021 में, बढ़ते बढ़ते हो गई है 100 करोड़ के ऊपर की। इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.39% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.67% का, डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल्ड है 0.26 पे, ईपीएस आ रहा है 12.84 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है 11.67% का। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें तो ओके फाइनेंशियल्स है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पे एवरेज फाइनेंशियल्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में सबसे पहला पॉइंट आता है नासिक के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जितनी भी कॉस्ट लगी है एक्सपेंशन करने के लिए, उसको सर्विस करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर हम एवरेज ईपीएस निकाले पिछले 3 सालों की, तो हमारे सामने ईपीएस का फिगर निकल के आता है 12.23 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 3 साल का एवरेज निकल के आता है 12.38% का। जिस वैल्यूएशन पे ये अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के पर्सपेक्टिव में बात करें 33.69 का आता है पी रेशियो, जो फेयरली वैल्यूड हो जाता है। ओवर वैल्यूएशन नहीं करूंगा, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कंपनी ने सस्ता आईपीओ लाया जिसमें मुझे लिस्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप दे रही हो कंपनी। ऐसा हमें प्राइसिंग देखते हुए, पी रेशियो के मल्टीपल को ध्यान में रखते हुए नहीं लगता है। इमीडिएट हमें यहां पे कोई भी पीयर कंपैरिजन नहीं मिल रहा है। ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो ये एक ऐसा आईपीओ, देखिए अभी क्या हो रहा था, अभी पिछले कुछ ऐसे आईपीओ थे जहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बन रहा था, क्योंकि टेबल पे हमारे लिए काफी कुछ था, ऑलमोस्ट हमारे सर्टन था कि 50% के गेन की वहां पे एक्सपेक्टेशंस बन रही थी। ये वैसा आईपीओ नहीं है, पर बहुत खराब भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस यहां पे एवरेज लिस्टिंग का बन रहा है आज के दिन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या एजुकेशन बोल रही है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहां पे मेरे पर्सनल माइंडसेट के हिसाब से 15 से 25% का लिस्टिंग गेन, और अगर बाय चांस मार्केट में कुछ दिक्कत होती है तो उसकी वजह से यहां पे लिस्टिंग लॉस भी जा सकता है, जो रफली 5 से 10% का रह सकता है। यह हमारी रेंज आज के दिन की बन रही है। अपना ओपिनियन कमेंट करके बता दीजिएगा। डिसीजन मैं पर्सनली इस आईपीओ में लूंगा ये देखते हुए कि किस तरीके का एचएनआई का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो हमें सेकेंड डे को कुछ आइडिया लग जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूज के सेगमेंट पे और डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को। आज के दिन अगर मैं न्यूज की बात करूं तो सबसे मेन मैं आपके लिए समराइज करने वाला हूं रिलायंस की 2023 की एजीएम को। सिंपल पॉइंट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पहला पॉइंट, ईशा आकाश अनंत अंबानी रिलायंस के बोर्ड को ज्वाइन करेंगे और नीता अंबानी स्टेप डाउन करने वाली है। सेकंड, जियो एयर फाइबर लॉन्च हो जाएगा सितंबर में एंड पैन इंडिया 5G प्रोवाइड करने की एक्सपेक्टेशन है दिसंबर तक, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
रिलायंस सारे के सारे एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, यह है थर्ड पॉइंट। इनका फोकस है बिल्ड करने के लिए सोलर, विंड, बैटरी, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी प्लेटफॉर्म्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं। इंश्योरेंस भी ये बेचने वाले हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, और इनका टारगेट है 1.42 बिलियन इंडियंस जो है उन तक अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल करा जाए। नेक्स्ट, रिलायंस ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने वाला है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इन लेस देन 3 ईयर रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन डबल हो गया है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9x ग्रोथ इन्होंने जियो मार्ट में देखी है जब से इन्होंने 2022 में व्हाट्सएप पे जियो मार्ट की सर्विसेज को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, जो एक बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट हो जाती है। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट हमारे एजीएम से पॉइंट आता है, इनका एम है कि वर्ल्ड वाइड टॉप 3 कार्बन फाइबर के प्लेयर्स में से एक नाम रिलायंस का हो। ये थे इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स कंप्लीट एजीएम से। आई एम वेरी श्योर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पर जो जो समरी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। अब चलते हैं फाइनल सेगमेंट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पर जैसा हमने कल भी बात करी थी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, जो कंफर्टेबल हो जाता है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज के दिन का मार्केट और कल के दिन यानी कि मंडे का मार्केट एक कंसोलिडेटिंग मार्केट था, जहां पे मार्केट बड़ा ही शांति से अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। देखिए, मार्केट हर एक टाइम होराइजन में और हर एक पीरियड में जब भी आप जाके देखेंगे, दो में से एक फेज में चल रहा होगा। एक होगा एक्सपेंशन का फेज, दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्शन का फेज, और हर एक एक्सपेंशन का फेज फॉलोड बाय होता है कॉन्ट्रैक्शन के फेज से, और हर एक कॉन्ट्रैक्शन के फेज के बाद में आपको एक्सपेंशन का फेज मिल जाएगा। अभी आप पिछले 2 दिन में देखोगे बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में तो मार्केट एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डरने की बात नहीं होती, सामने हमारे सामने मंथली एक्सपायरी है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के फेज में बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक भी काम करने से हमें रुकना चाहिए, थोड़ा बहुत सोच समझ के मार्केट में प्राइस एक्शन को देख के काम करना चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सेम बात है जो हमने कल डिस्कस करी थी, 19,400 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, जिसके ऊपर ही मार्केट यहां पे एक अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। इमीडिएटली बात करी जाए कल के लिए, कल एक ऐसा दिन हो सकता है, देखिए आज के दिन तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बन रही थी, और ऑलमोस्ट मार्केट आज के दिन साइडवेज ही बना रहा। कल के दिन मार्केट का एक ट्रेंड पकड़ने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम नीचे की साइड करें तो इमीडिएटली 19,290 का लेवल होता है जो इमीडिएट सपोर्ट के से काम करेगा। जब तक मार्केट 19,240 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, जो ये हमारी लोअर रेंज बनी हुई है, मैं पर्सनली यहां पे इंट्राडे के लिए भी शॉर्ट करने के पीछे नहीं भागूंगा। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है। अगर हमें इस लेवल के आसपास मिला और यहां पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट बेस बना रहा है, तो हो सकता है फ्लैट बेस बना के वापस से बाउंस बैक के चांसेस मिले, जिसको हमें प्ले करने का मौका मिल सकता है। 19,400 के ऊपर तो मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस स्ट्रेंथ में कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? अगर ओवरऑल मार्केट को स्ट्रेंथ में जाना है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को हमें नजर में रखना चाहिए कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंक निफ्टी की सेम लेवल है, जब तक बैंक निफ्टी 44,380 का लेवल नहीं तोड़ के नीचे की साइड जाता है, इस रेंज को तोड़ के, मतलब ये आप रफली 380 से बोल सकते हो 350 तक की रेंज है। जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है, मार्केट स्ट्रेंथ में बना हुआ है, इमीडिएटली मार्केट में अगर कभी भी मोमेंटम आता है 44,600 के राउंड फिगर के ऊपर, जैसे ही इस राउंड फिगर के ऊपर जाने लगता है मार्केट, यहां पे हमें स्ट्रेंथ मिल सकती है पॉजिटिव साइड की। कल के दिन मार्केट में फर्स्ट हाफ अगर थोड़ा सा शांत रह जाए और सेकंड हाफ में मार्केट का किसी भी साइड का मोमेंटम आ रहा होगा, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। कल एक ऐसा दिन हो सकता है जहां पे आपकी 10 EMA की स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी है, उसको आपको लाइव प्रैक्टिकली मार्केट में देखने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है कल या फिर परसों में, तो इसलिए यहां पे उसको नोटिस में रखना जरूरी है। इवन अगर मार्केट कल के दिन 15 मिनट के टाइम होराइजन में इनसाइड कैंडल बना रहा है, उसके ऊपर ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं आज के कंप्लीट अनंत का फंडा को कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज की मार्केट की बात करते हैं, तो कल के दिन मेरा पर्सनली जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं टूटते, ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव का है। अननेसेसरी मैं बोरिंग मार्केट को ये सोचते हुए कि यार मार्केट बोरिंग हो रहा है, चल मैं शॉर्ट कर देता हूं, मेरा पर्सनली हमेशा एक रूल कहता है कि बोरिंग मार्केट को मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।